आफ्टर द ब्रेक मर्ज़ की अपनी तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला आज़माइश के तौर पे कोई भी मर्ज़ भेजता है, लेकिन हमारा तो ईमान है कि जब आप उस तकलीफ़ से उस आज़माइश से गुज़र रहे होते हैं तो आपके गुनाह भी झड़ते हैं, आपको अल्लाह ताला की कुर्बत का भी मौका मिलता है। लेकिन कई लोग तो हमारे इर्द गिर्द अगर हम अपने ख़ानदानी निज़ाम को देखें बड़ा ज़बरदस्त है, आपको सपोर्ट भी करते हैं। कई मरीज़ भी अल्लाह ताला से मुझे लगता है कि उनके ख़ास ब्लेस्ड होते हैं कि बीमारी की तकलीफ़ अपनी जगह, लेकिन उनके पास सहारा होता है अच्छे लोगों का, मुखलिस लोगों का, चाहे वो आपके वालिदैन हों, आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हों। लेकिन आज इस हकीकत पे भी बात करना चाहेंगे कि छाती के सरतान का मुकाबला करती कई ख़वातीन के पास ये सपोर्ट नहीं होती, और यही वजह है कि ये बीमारी इतनी स्टिग्मेटाइज्ड है कि इसको छुपा के रखा जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक खातून के ऊपर कितना बर्डन होगा कि वो ये बात अपने शरीके हयात से भी शेयर नहीं करती, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं उसको छोड़ ना दिया जाए या उसको ताना ना दिया जाए। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसका कई ख़वातीन मुकाबला भी करती हैं, सामना भी करना पड़ता है। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फ़रिया उस्मानी मौजूद हैं और हम ऑफ़लाइन यही बात कर रहे थे कि फ़िज़िकल पेन के साथ साथ ये जो मेंटल ट्रॉमा है, ये जो जिसको कहना चाहिए एक मेंटल टॉर्चर से ख़वातीन को गुजारा जाता है व्हेन दे आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उसके बारे में बात करनी बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़रिया वक्त देने के लिए। और आपने बड़ी एक तकलीफ़ हकीकत की तरफ इशारा किया कि हाल ही में आपकी एक मरीज़ा जो तकरीबन उनकी शादी को 12-15 साल हो चुके थे, 38-40 की उनकी उम्र होगी, और जब वो अंडरगो कर रही हैं, जो भी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ी है, चाहे सर्जिकली पार्टली उनके ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ा है या वटेवर, जान बचाने के लिए देखिए कोई भी चीज़ से हमें दरेग नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके हस्बैंड का जुमला कितना तकलीफ़ दे था। बहुत, मतलब इट्स टू शॉकिंग और इट्स टू सैड कि मैं इस अधूरी औरत का क्या करूँगा। अधूरी औरत, अधूरी औरत। एंड आई सेड दैट एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब मेरी कोई उसमें प्लस माइनस नहीं है। अच्छा, जब ये डायग्नोस हुआ और आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखे होंगे, तो ये जुमला कहने के से मैं मुराद ले रही हूँ कि सर्जिकली जब आए, बेसिकली आई एम अ सर्जन जी, तो जब उनकी कीमोथेरेपी के बाद उनको सर्जरी के लिए वो हुआ, उन्हें मैंने काफ़ी समझाया कि देखें एक तरफ आप लाइफ लें और एक तरफ आप ये लें, और जबकि हम रिकन्स्ट्रक्शन भी कर देते हैं एंड शी बिकम एज नॉर्मल एज जैसे कि आजकल हैं, कि वही सॉफ्टनेस होती है, वही होता है, नो बडी कैन जज कि इनका ऑपरेट हुआ है, बट इस ट्रीटमेंट प्रोसेस का ये एक हिस्सा है, तो इसको करवाएं। बट ये जब वो स्टेटमेंट मेरे सामने मेरी क्लिनिक में दे सकते हैं हस्बैंड, तो फिर आप ये सोचें कि घर में फिर क्या होता। तो उनका क्या इरादा था? वो चाहते थे कि वो कदे ताल्लुक़ करना चाहते थे, अलहदगी इख्तियार करना चाहते थे, उनको बोझ लग रही थी? मतलब ही थिंक्स कि ठीक है जैसी हैं जब तक है रहे, एंड ठीक है कि उसके बाद वो उनकी अगर डेथ होती है हो जाए, बट वो अज़ो ना कटे। वाह! और ये एक ऐसे शख्स का बयान है जिसके बच्चे भी हैं। yes. यानी वो वालदा वो उस शरीके हयात से कोई एक जिसको कहना चाहिए जज्बाती या इमोशनल लगाव तो है नहीं, उसको एक भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इवन एनिमल्स के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता, उनको भी हम पैट करते हैं या जेंटल वो देते हैं। उनको बहुत समझाया कि देखें इस वक्त आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा आपकी। और ये मैं एक बात जनरल कहना चाहती हूँ कि जितनी मोटिवेशन घर वालों की, आपकी सराउंडिंग फैमिली की, इवन फ्रेंड्स एंड कोलीग्स अगर वर्किंग फ़ीमेल है स्पेशली, मतलब उसको देख के या कोई ऐसे कमेंट्स या ये कि ओ बेचारी या इस तरह का नहीं कहना चाहिए, बिकॉज़ वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करती है। बल्कि मैं अभी भी आई एम स्टिल स्टक। आपके लिए तो आई एम श्योर कि यू हैव फेस सच हैरिंग सिचुएशन डॉक्टर साहिबा, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब उन्होंने ये बात कही तो उनकी शरीके हयात ये मरीज़ा उनके साथ ही मौजूद थी? वो बिल्कुल सामने बैठी हुई थी और वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई, मतलब जैसे बर्स्ट इन टू टीयर्स के, मतलब ठीक है। फिर वो कह रही थी कि ना नहीं करवाती, मैं मुझे नहीं करवाना। यानी आप किसी की ज़िंदा रहने की उमंग ख़त्म कर दें? उसको भी, और ये भी एज अ क्लिनिशियन भी मेरा काम था। मैंने उससे कहा ठीक है तुम्हें ये नहीं पसंद ना अधूरी औरत, या अधूरी औरत मुझे दे दो। और मैंने उससे कहा कि ये तुम आप इसके लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहोगी। बट जो भी है, एक तो पेशेंट जो है ना वो बहुत पेन और एग्नी से गुजर रहा होता है, वो ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड और सहमा हुआ होता है कि पता नहीं कल मैं ब्लेम ही किया जा रहा होता है ना, एक तरह से उस पर गिल्ट ओवरलोड किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और ये इस तरह के टैबूज एक दो हैं, एक और आए
वो कह लेंगे इसने कोई गलत काम किया होगा, दैट्स वाई उसको ये हो रहा है। ये जो हम खुद ही जज एंड ज्यूरी बन जाते हैं, डॉक्टर साहबा आप क्या समझती हैं कि इन मर्दों की जहनीत या ये हमारे माशरे की जहनीत ऐसी क्यों है? क्या इनके घर में, क्या जैसे आम तौर पे हम समझते हैं ना कि भाई तालीम और एक्सपोजर नहीं है, इनके घर में और ख़वातीन भी तो होंगी, क्या कभी अपने आप को इस तरह से नहीं सोचते कि अगर ये मेरी बहन के साथ या मेरी वालदा के साथ हुआ होता तो क्या मैं इसी तरह के जुमले बोलता? या माइंडसेट इतना ब्लॉक्ड है कि ये तो जी होता ही किसी बद किरदार खातून के साथ है? एक तो कुछ लोगों का तो माइंड बिल्कुल ब्लॉक्ड है जी, और कुछ लोग जो है वो चाहे उनकी बहन हो, वालदा हो, बेटी हो, क्योंकि ज़ाहिर है फीमेल्स घर में होती हैं जी, मगर वो कंसिड्रेशन में ही नहीं लेते। वो वाइफ को तो बिल्कुल मतलब वो वालदा और देखने का बहन नज़रिया यही अलग है। हाँ, वो उनको तो समटाइम्स आई फील के ह्यूमन बीइंग ही नहीं तसव्वुर करते। सही। और ये ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी के 12-15 बेहतरीन साल जिसमें आपके पास एनर्जी भी है, जिसमें आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हैं, ऐसे रिश्तों को देती हैं और फिर जो ये मेक एंड ब्रेक पॉइंट होता है, आई एम श्योर इसमें सक्सेस स्टोरीज भी तो होंगी डॉक्टर साहबा। कभी किसी ने, यानी कोई खातून तो इतनी मजबूत होगी कि अगर ऐसी बातें सुन रही हैं उन्होंने कहा फिर ठीक है जी, रिश्ता ख़त्म होता है तो हो जाओ, शायद इसका यही हल था। मेरे सामने ना ऐसे नहीं आए, हाँ अलबत्ता ऐसी सक्सेस स्टोरीज ज़रूर आई जहाँ उनके हस्बैंड्स बहुत मोटिवेटिंग थे। सही। जहाँ बैड वो हैं वो मतलब वो ख़ुद इनकरेज कर रहे थे कि ना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेरी बेगम प्यारी है, आई वॉन्ट टू लिव हर। और मतलब ये कि वो बहुत इनकरेजिंग थे, ज़बरदस्ती लाते थे उनको हर तरह की मतलब एक साइकोलॉजिकल केयर भी करते थे। आपके ख्याल में एक पार्टनर की सपोर्ट, बिकॉज जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि वहाँ पे एक आपकी पूरी आइडेंटिटी का एक लॉस भी तो हो रहा होता है ना, अगर आप एक शैलो अंदाज में भी हम सोचें, सतही तौर पे भी सोचें, आपका जिस्म, आपके अज़ा, आपकी साख्त आपकी शनाख्त का हिस्सा है, तो एक औरत के लिए बहुत बड़ा, यानी यकीनन ज़िंदगी मौत का मामला हो तो मेरे ख्याल में ऐसा सोचना नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल जैसे कीमो की भी जब लोग बात करते हैं और लोगों ने कहा कि जी बाल झड़ जाते हैं, तो ये एक बड़ा हैरोइंग एक सिलसिला होता है ख़वातीन के लिए, कैसे काउंसिल करती हैं इनको? देखें, उसमें मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि ठीक है कि एक तो ठीक है ब्रेस्ट कैंसर है, मगर ऑलमोस्ट अमंग ऑल द कैंसर सबसे बेस्ट कैंसर है। बेस्ट इन द सेंस कि इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। स्टेज 4 पे भी 25% है और अर्ली हो जाए तो ये ऐसे ख़त्म हो जाता है जैसे कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। सही। फिर उसके बाद उसके सारे, मैं यही कह रही हूँ, ये सर्जन का या प्राइमरी फिजिशियन का भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि वो पेशेंट को किस तरह काउंसिल करके स्टेप अहेड ले जाता है। लाइक कीमोथेरेपी मैं नहीं देती, बट मैं उसके लिए कहती हूँ ठीक है बिल्कुल 100% बाल चले जाएंगे, लेकिन आपके बाल इससे बेहतर कुदरती वापस आएंगे। वापस पे ये एक फेज़ है ज़िंदगी का जिसको टिल दैट टाइम आप विग लगा लें, आप स्कार्फ पहन लें, उसे कवर कर लें। मैंने कहा किसी और वजह से भी हो सकता था। लाइक ब्रेस्ट के लिए भी मैं कहती हूँ कि आप इम्प्लांट या प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, और कितने लोग मैं कहती हूँ कि अच्छा, सबसे पहले तो हमने कहा कि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होती है, तो अब तमाम देखने वाले ख़वातीन को अगर ये बताएं कि कई दफ़ा ख़वातीन ये सोच कर ये कह कर झटक देती हैं कि गुठली होना, सिस्ट का फील होना ये बड़ा नॉर्मल है, ये ख़ुद ही सेल्फ़ रिजॉल्विंग है। ये अगर आप महसूस करती हैं, हो सकता है नॉट एवरी सिस्ट इज़ कैंसर, कई सेल्फ़ रिजॉल्व हो भी जाते हैं, बट डू यू रिकमेंड एवरी वुमन नंबर 1 के वो सेल्फ़ एग्जामिनेशन करे 1 month, और every finding that she has must be reported to a physician? ये सर्जन को डेफिनेटली रिपोर्ट करें जी, बिकॉज और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी करवाएं अलॉन्ग विद द इन्वेस्टिगेशन। द थिंग इज़ कि क्या है, नॉर्मल होगा तो कोई भी सर्जन कुछ नहीं करेगा, बट अर्ली पिक हो जाएगा, अर्ली पिक हो और जाएगा। मैं ये भी साथ में कहती हूँ कि अगर आपका नहीं, आपको सिर्फ ख्याल ही हो रहा है, दिखा देने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए, और एक दफ़ा फिर रीइटरेट करना, देखिए इंसान के ऊपर जब आजमाइश आती है ना तो अपने और परायों का आपको फ़र्क भी पता चल जाता है, आपको पता चलता है कि कौन शख्स आपके लिए मुखलिस है।
ये बात मेरे लिए अभी भी बहुत शॉकिंग है, लेकिन शायद हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि किसी को ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा अहम नहीं है, मेरी पसंद नापसंद ज़्यादा अहम है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी टॉक्सिक शख्स है तो यकीनन आपका अल्लाह ताला ने एक तरह से आपको इस आजमाइश में शायद इसलिए भी डाला है ताकि असल चेहरा आप किसी का देख सकें। और मेरे ख़्याल में जब अंग्रेज़ों में भी हम देखते हैं ना कि जब शादी हो रही है तो कहते हैं इन सिकनेस एंड हेल्थ, सबसे पहला वादा ही ये है, शरीक हयात होने का तो मकसद ही ये है कि आप, अगर अल्लाह ताला ने आपको तशबीह दी है किसी के लिबास से, तो लिबास दो काम करता है, आपके ऐब को छुपाता है और आपकी जो जीनत है, जो आपकी खूबसूरती है, उसको निखारता भी है। तो अगर ये दोनों काम आपका लाइफ पार्टनर नहीं कर रहा तो उस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है कि आप अपने आप को, अपनी वेलबींग को, अपनी सेहत को और अपनी ज़ात को फ़ौक़ियत दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।